बेटा प्रिया, क्या करती है तू? आज फिर अपना टिफ़िन बॉक्स घर पर ही छोड़ गई। अब क्या करेगी? इतना लंबा कॉलेज होता है, पूरा दिन भूखा रहेगी क्या? अरे माँ, छूट गया तो छूट गया, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी ना। मुझे पता है, बर्गर मोमो खाएगी, उससे पेट कहाँ भरता है बेटा। ऐसा करती हूँ, मैं तेरा टिफ़िन कॉलेज में पहुँचा देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना आपका टिफ़िन। मैं कोई स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप टिफ़िन देने आ जाओगी। बेटा, शाम से पहले तो घर नहीं लौटेगी और पूरा दिन भूखी रहेगी, यही सोचकर मुझे चिंता हो रही थी। माँ, मैं आपकी इस चिंता से ना थक गई हूँ, सच में। अब आप फ़ोन रखिए, मैं देख लूँगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेटी के ऐसे रूखे व्यवहार से शालिनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी ममता के आगे लाचार थी। पूरा दिन वो बेटी की चिंता में बिता देती है। शाम को जैसे ही शालिनी की बेटी प्रिया घर पहुंचती है, शालिनी दौड़ते हुए उसके कमरे में आती है। प्रिया बेटा, कुछ खाया था या पूरे दिन से भूखी है? तेरे लिए कुछ बना दूँ? मम्मा, मैं अभी अभी घर पर आई हूँ और आपको खाने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो तो खाली पेट घर से चली गई ना, और टिफ़िन भी नहीं लेकर गई, तो मुझे तेरी चिंता हो रही थी। मम्मा, मेरा मूड ना पहले ही बहुत ख़राब है, आप बस मुझे थोड़ी देर शांति से बैठने दो, इतनी मेहरबानी कर दो। बेटी के मुंह से फिर से रूखी बातें सुनकर शालिनी उसके कमरे से बाहर आ जाती है। लगता है कुछ खाया नहीं है शायद, इसीलिए इतना चिढ़ रही है। कोई नहीं, बच्ची है, चाय बना देती हूँ, पीकर थोड़ी थकान दूर हो जाएगी। शालिनी बेटी के लिए चाय बना रही थी, तभी उसका बेटा पुष्कर घर में दाखिल होता है। अरे पुष्कर बेटा, आ गया? एग्ज़ाम कैसा हुआ बेटा? मम्मा, अगर मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम बुरा हुआ तो आप उसको ठीक कर दोगे क्या? ऐसे फालतू क्वेश्चन करते ही क्यों आप? अरे बेटा, नाराज़ क्यों हो रहा है? मैं तो बस पूछ रही थी। अच्छा बता, चाय पिएगा? मम्मा, आप ना बहुत इनसेंसिटिव हो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं ऑलरेडी 3 घंटे एग्ज़ाम के स्ट्रेस से गुजर के आया हूँ। घर में घुसते ही फिर वही बात है, एग्ज़ाम कैसा हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है। कभी कुछ और बातें भी तो कर सकते हो आप। और कुछ नहीं तो चाय पी ले, खाना खा ले। आपको कुछ नहीं हो सकता मम्मा। जा रहा हूँ अपने रूम में। बेटी की बात सुनकर शालिनी की आंखों में 2 आंसू लुढ़क आए। मैं इनसेंसिटिव हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सही तो कह रहा है बेटा। तभी बेटी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मम्मा, चाय बना दो प्लीज़। बेटी की आवाज़ सुनकर शालिनी ने कप में चाय छानी और चाय लेकर उसके कमरे में पहुंच गई। अंदर जाकर उसने देखा कि प्रिया बैठी हुई अपने मोबाइल में रील्स देखकर मुस्कुरा रही है। माँ, चाय रखकर दरवाज़ा बंद कर देना। 2 मिनट पहले मुझ पर ऐसे चिल्ला रही थी जैसे न जाने कितनी थकान है इसे, और अब आराम से बैठी मोबाइल चला रही है। याद भी नहीं कि माँ के साथ कैसा व्यवहार किया था। बेटी के कमरे से बाहर आकर शालिनी चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ जाती है। अरे बहू, ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी हुई है? तुझे पता नहीं है शाम का टाइम हो रहा है? शाम के समय मुंह लटकाने से घर में दरिद्रता आती है। माँ, मेरा मन बहुत दुखी है आज। सुबह प्रिया खाना नहीं लेकर गई थी, मैंने पूछा कुछ खा ले तो मुझ पर चिल्लाने लगी। बेटे से पूछा एग्ज़ाम कैसा हुआ तो वो भी उखड़ा उखड़ा सा जवाब देकर अपने कमरे में चला गया। ऐसा लगता है सब मुझसे बात करने की तमीज़ ही भूल गए हैं। अरे एक तो समय से बच्चों को खाना तैयार करके नहीं दिया, ऊपर से तू मुंह लटका कर बैठ गई। अरे गलती तो तेरी है ना, क्यों खाना नहीं दिया मेरी पोती को? और बहू, बात संस्कारों की होती है। ये तो तूने जैसे संस्कार सिखाए, बच्चे वैसे ही तो बातें करेंगे। सास की बात सुनकर शालिनी का मन उखड़ गया था। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उठकर सास को चाय का कप पकड़ाकर रसोई में जाने लगती है। 20 साल हो गए तेरी शादी को, स्वाद नहीं आया तेरे हाथ में। चाय देखो ऐसे बना रखी है कि क्या बताऊं। ना कभी खाने में स्वाद रहता है ना चाय में। अरे औरत पेट के रास्ते से दिल में पहुंचती है। अरे किसी के दिल में पहुंच जाए ऐसा कौन सा काम करती है तू दिन भर में? बस मुंह टेढ़ा करना आता है इसे। शालिनी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए थे। अपनी चाय खत्म करने के बाद वो रात के खाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद शालिनी का पति संजय घर आता है। अरे शालिनी, फटाफट 1 कप चाय बना दो, बहुत भूख लगी है, और जल्दी से कुछ खाने को भी दे दो। क्या बात है, आज टिफ़िन नहीं खाया क्या? इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई? अरे गलती हो गई महारानी, माफ़ कर दो। मतलब कोई आदमी अगर लंच कर चुका तो उसे भूख नहीं लग सकती क्या? खैर, तुमसे कुछ भी कहने का मतलब ही क्या है? कभी घर से बाहर निकल कर देखो तो पता चले ना कितनी मेहनत लगती है। सिर्फ घर में बैठकर चमचा हिलाने जितना आसान नहीं होता बाहर निकल कर नौकरी करना। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था।
मुझे लगा आप लंच करके नहीं आए, इसलिए पूछ लिया। अरे यार, पूरे दिन ऑफिस में बॉस के सवालों के जवाब दो और घर आकर इन मैडम की बातें सुनो। बिना सवाल किए एक कप चाय नहीं मिल सकती क्या इस घर में? दिन भर काम करके मेरा बेटा लौटा है और आते ही उसका मूड खराब कर दिया। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। सबको खाना खिलाने के बाद शालिनी अपने कमरे में आ गई थी। उस रात घर में बाकी सब तो सो गए थे, लेकिन शालिनी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। पूरे दिन में हुई एक एक घटना उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। शायद सबकी पसंद नापसंद, उनकी भूख, इनकी चिंताओं में मैं अपना अस्तित्व ही भूल गई हूँ। जिस परिवार की देखभाल में मैंने अपने जीवन के 20-20 साल बिता दिए, उनसे आज मुझे ये इनाम मिल रहा है। संजय और माजी तो हमेशा से ऐसे ही थे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जिन बच्चों को मैं इतने लाड़ प्यार से पाल रही हूँ, कल को वो तो मुझे ज़रूर समझेंगे। लेकिन किसी को भी मेरी भावनाओं की चिंता नहीं। मेरा प्यार बोझ लगता है इन सबको। उस रात शालिनी ने एक फैसला किया जिससे उसकी और उसके परिवार की जिंदगी ही बदल गई। अगले दिन सुबह 8 बजे बेटी प्रिया की आंख खुली तो वो भागते हुए हॉल में आई। अरे आज मम्मी ने मुझे कॉलेज जाने के लिए उठाया भी नहीं। आज तो मैं पक्का लेट होने वाली हूँ। मम्मा, अरे मम्मा कहाँ चली गई? प्रिया ने देखा कि किचन भी खाली पड़ा हुआ था, जबकि हर रोज़ तो 8 बजे तक माँ नाश्ता टेबल पर लगा भी देती थी और पुष्कर को जगाने की कोशिश कर रही होती है। प्रिया पुष्कर के कमरे में जाकर देखती है तो पुष्कर भी अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा था और शालिनी वहाँ पर भी नहीं थी। पुष्कर, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या? 8 बज रहे हैं। अरे यार, मम्मा से ना कोई काम ढंग से नहीं होता। कितनी बार कहा है कि मुझे टाइम से जगा दिया करो, अब मैं फिर लेट हो जाऊंगा। अरे मम्मा तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं पुष्कर मम्मा कहाँ गई। अरे कहाँ जाएगी, या तो किचन में खाना बना रही होगी या पीछे बालकनी में कपड़े धुल रही होंगी। प्रिया पूरे घर में माँ को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई देती। मैं जाकर नहा लेती हूँ, शायद तब तक मम्मा भी आ जाए। नहाने के बाद, अरे मम्मा कहाँ चले गए थे आप? आपने मुझे कॉलेज के लिए भी नहीं जगाया और लंच भी नहीं बनाया, ना ही अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट तैयार किया। हाँ बेटा, मैंने ना जुम्बा क्लास ज्वाइन की है। अब से मैं सुबह वहीं जाया करूँगी। तुम उठने के लिए अलार्म खुद लगा लेना। मोबाइल फ़ोन है ना तुम्हारे पास? मम्मा, आपने आज फिर लेट करवा दिया। आपसे कोई काम कहना ही बेकार है। हाँ बेटा, सच कहा। मुझसे ना मत कहा करो। अब 19 साल के हो गए हो, अपना काम खुद कर सकते हो, इसलिए अब से सेल्फ डिपेंडेंट हो जा। मैं किसी के आगे पीछे दौड़ने वाली नहीं हूँ। मम्मा लंच? बेटा, तुम दोनों तो वैसे भी रोज़ लंच के नाम पर मुंह बनाते हो। दादी को भी मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। तुम लोग ना बाहर खा लिया करो और दादी के लिए मैं कुक लगवा दूंगी। ये क्या ड्रामा चल रहा है मेरे घर में? कुक क्यों खाना बनाएगी? ये तो आप अपनी माँ से ही पूछिए। 20 साल में उन्हें मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आया। हर रोज़ खाते हुए 10 कमियाँ निकालती है। आपके बच्चे खाने या नाश्ते के लिए पूछो तो उल्टा जवाब देते हैं। कहते हैं माँ को खाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, कम दिमाग है। मैं कम दिमाग की हूँ ना बेटा, जो इतने साल बस तुम सबके लिए जीती रही, ना कभी अपनी इच्छाओं की परवाह की, ना सेहत की। सुबह आँख खुलने से लेकर रात में तुम सबके सोने के बाद तक बस मैं तुम सबके लिए ही सोचती रही। और इतने प्यार और परवाह के बदले में तुम सबने मुझे अपना पंचिंग बैग बना लिया। आते जाते उठते बैठते हर कोई मेरे स्वाभिमान को पंच मार कर निकल जाता है। हाँ बस, तुम सब इतने हट्टे कट्टे हो कि अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मुझे अब अपने लिए जीना है। हाँ हाँ, जाओ जी लो। 4 दिन में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी और माफ़ी मांगकर वापस आना और फिर अपनी जिम्मेदारियां निभाना। संजय की बात को अनसुना करके शालिनी रसोई में जाकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगती है। मैं नाश्ता बनाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब जिसे खाना हो वो खुद आकर मुझसे कहे कि उसके लिए भी नाश्ता बना दूँ। मैं किसी के पीछे पीछे खाने की थाली लेकर नहीं घूमने वाली। शालिनी की बातों से घर में सभी के अहम पर भारी चोट पहुँच गई थी, इसलिए उसकी बातें सुनकर घर के सभी सदस्य मुंह टेढ़ा करके अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने पर उन्हें एहसास होता है कि माँ शालिनी को इस नए बदलाव से कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा, बल्कि वो तो पहले से ज़्यादा ही खुश दिखाई दे रही थी। शालिनी अब सुबह शाम वॉक पर जाती, दोस्तों के साथ फुर्सत में गप्पे लड़ाती, जुम्बा करती और किताबें पढ़ती, अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती। जहाँ शालिनी अपने नए टाइम टेबल को एंजॉय कर रही थी,
बाकी सबकी बाहर का खाना खाकर अकड़ ढीली हो गई थी। प्रिया, मम्मा ने खाने में कुछ बनाया क्या? नहीं ना, किचन में तो कुछ नहीं है, लेकिन मम्मा ने कहा था कि हम कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगी। पिज्ज़ा खाएगी? पुष्कर प्लीज़, मैं थक गई हूँ यार ये बर्गर पिज़्ज़ा से। ऊपर से रोज़ कॉलेज के लिए लेट हो जाती हूँ। सुबह उठो, कपड़े प्रेस करो, फिर कॉलेज जाओ, पूरा दिन थक कर आओ तो कोई चाय भी पूछने वाला नहीं है। पर हमने भी तो गलत किया ना मम्मा के साथ। वो दिन भर हमारे पीछे घूमती थी, हमें सुबह उठाने से लेकर हमारे कपड़े धोकर प्रेस करके देती थी। हम दिन में 10 कॉफ़ी मांगे तब भी कभी चिढ़ती नहीं थी, और हमने उन्हें कभी समझा ही नहीं। वो कितना थक जाती होंगी ना, तब भी हमने कभी उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया। ठीक कह रहे हो बेटा, मैंने भी कभी उसे समझा नहीं। माँ उसका अपमान करती रही, लेकिन मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया। क्या कहते हो, माफ़ी मांग ले? हाँ पापा, मम्मा जैसा कोई हो ही नहीं सकता, हमें उन्हें सॉरी बोलना चाहिए। प्रिया, पुष्कर और संजय शालिनी से माफ़ी मांग लेते हैं। पति और बच्चों की आंखों में पश्चाताप देखकर शालिनी भी उन्हें गले लगाकर माफ़ कर देती है। लेकिन घर में एक बड़ा बदलाव आ गया था। शालिनी का काम सभी थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं, जिससे उसे अपने लिए थोड़ा समय मिलता रहे। शालिनी की जुम्बा क्लास अभी भी चल रही है और वो अब थोड़ी शायरी भी लिखने लगी है, क्योंकि प्यार और अपनापन जीवन में बदलाव तो लाता ही है। सास होती है जब तक बहू को वो ये एहसास ना दिला दे कि घर उसका है और उसी की मर्जी चलती है, वो चैन की सांस नहीं लेती है। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं वो ना थोड़ा मंदिर जा रही थी इनके साथ। हाँ ठीक है, जाओ। वैसे तो मंदिर के बहाने कहाँ जा रही हो ये भी मैं जानती हूँ। ये जो काला कपड़ा पहना है ना, इसे बदल लो। शादी के बाद काला कपड़ा कौन पहनता है? माँ ने सिखाया नहीं क्या? माँ ने ये तो नहीं सिखाया कि काला कपड़ा पहनना है कि नहीं, लेकिन ये जरूर सिखाया है कि ज़बान और मन काले नहीं होने चाहिए। अरे ज्यादा गीता का ज्ञान यहाँ ना दे, जाकर कपड़े बदल। लेकिन माँ जी, मैंने सारा मेकअप काली ड्रेस के हिसाब से किया था। अब देख ले, मुंह धोकर दोबारा मेकअप करने में कितना वक्त लगता है। माँ, मैं बताता हूँ, यही कोई 2 से ढाई घंटे। उसके बाद भी बोल रही थी जल्दी जल्दी में बहुत कुछ छूट गया। देखिए जी, ज्यादा बकवास तो करो ही मत। अरे किसने कहा है तुम्हें ये सब बोलने को? जा रही हूँ मैं लाल रंग की साड़ी पहनने, कम से कम मेकअप दोबारा तो नहीं करना होगा ना। बहू साड़ी बदल कर आ जाती है, लेकिन सास की ये रोका टोकी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। रास्ते में, क्या है ये? ऐसा कोई दिन नहीं होता जब तुम्हारी माँ मुझे टोके ना। अरे पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, जैसे सारी नजर मुझी में गड़ाई रखती है। अरे जाने दो ना, हो सकता है काला नहीं पहनते होंगे शादी के बाद। अच्छा जी, शादी तो आपकी भी हुई है, लेकिन आपने भी तो काली शर्ट पहनी है, आपको क्यों नहीं बोला कुछ? अरे क्योंकि मैं लड़का हूँ। अच्छा, तो जैसे तुम सारे लाइसेंस लेकर आए हो, क्यों? पति और नेहा की बहस सास को लेकर हमेशा चलती रहती, लेकिन सास का सास पना जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और नेहा करती भी क्या, अगले रोज, बहू ये क्या किया? बहू इधर उधर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखता। क्या कर दिया? अभी तो नहाकर निकली हूँ, कहाँ कुछ किया है? अब जा रही हूँ रसोई में, करूँगी कुछ। अरे ये सर पर क्या किया? समझ में नहीं आ रहा, आज कौन सा वार है? वार गुरुवार है, लेकिन सर पर क्या किया मैंने? सिंपल सा बाल ही तो धोए हैं मैंने। अरे वही तो नहीं करना चाहिए था। अरे सर नहीं धोते आज, पाप चढ़ता है पाप। अरे न जाने कुछ सिखा कर भेजा भी है कि नहीं तेरी माँ ने। माँ जी, लेकिन मेरे सर पर खुजली हो रही थी, कितना गंदा हो गया था मेरा सर। अरे तो 2-4 बार और खुजली कर लेती, कल धो लेती। सुन ले बहू, मेरे घर में वीरवार गुरुवार को कोई बाल नहीं धोता। सास बहू पर चिल्ला रही होती है कि पीछे से बेटा बाल पोंछता हुआ आता है। अरे यार नेहा, वो तुम जिससे बाल सुखाती हो ना, क्या कहते हैं उसे? ड्रायर कहते हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे तुमने बाल क्यों धोए? मुझे बताया भी नहीं कि आज बाल नहीं धोते हैं? बाल नहीं धोते
क्यों, आज कुछ खास है क्या? अरे जल्दी से ड्रायर दो ना अपना। बहू सास की तरफ देखती है। अरे लड़का है वो, लड़का धो सकता है, तू ना धोना, समझी? बहू बेचारी, चारा भी क्या था, समझना तो था ही। वो पति को ड्रायर देने के बहाने कमरे में आ जाती है। इतना तो भगवान को भी पता ना होगा जितना तुम्हारी माँ को पता है। अरे ये ना करो, वो ना करो। भाई मैं तो कहती हूँ शादी से पहले तुम लोग डू और डोंट की लिस्ट बनाकर दे जाते, मुझे पढ़ लेती मैं। अरे यार तुम ना, एक तो ना तुम हर बात पर मत किया करो, समझे? बहुत गुस्सा आता है मुझे। सॉरी सॉरी। अच्छा जाओ, तुम पहले खुद ही अपने बाल सुखा लो बस। तभी सास की आवाज आती है। बहू, अरे ओ बहू। बेटा मैं तो इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ। क्या हो गया माँ जी, लॉटरी लग गई क्या? हाँ यही समझ। मेरा जो भाई मुझसे सालों से रूठा था ना, वो आ रहा है मेरे पास, अपनी बहन के पास आ रहा है वो। अच्छा, ये तो वाकई में अच्छी बात है। वैसे हुआ क्या था, मामा जी आपसे नाराज क्यों थे? सास एक लंबी सांस लेकर कहानी सुनाना शुरू करती है। तेरे ससुर जी बहुत मजाकिया थे। वो हर किसी को हंसा कर रखते थे। मजाक मजाक में तो वो कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते। अरे माँ, क्यों बात को खींची जा रही हो? वो क्या है ना नेहा, मामा जी को ना नहीं पसंद है। वो किसी भी बात में ना और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करता है। पिताजी ने उन्हें किसी बात को करने से मना कर दिया था, बस तब से उन्होंने हमारा घर त्याग दिया। हाँ, लेकिन मेरे लाख मनाने के बाद वो आ रहा है। वैसे तेरे ससुर जी होते ना तो उसे कभी इस घर में आने ना देते। माँ, मामा जी तो मुझे भी पसंद नहीं है। अरे जरा जरा सी बात में गुस्सा और मुंह फुला लेना सही नहीं लगता। लगता है ये इन लोगों की खानदानी बीमारी है, जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाना। बहू, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, वैसे हम लोगों के घर में बहुओं का दांत दिखाना भी मंजूर नहीं है, समझी? जी माँ जी, समझ गई। अब सॉरी सॉरी। भाई के आने की खुशी में सास बिजी हो जाती है। घर को सजाना धजाना, साफ सफाई, पकवान बनाने, भाई कितने काम होते हैं। दूसरे रोज, अच्छा बहू और रवि दोनों यहाँ आ जाओ। मैं तुम लोगों को अभी से बता देती हूँ कि मामा के सामने क्या करना है, कैसे रहना है और क्या कहना है क्या नहीं। माँ, ये तो पता ही है कि नहीं नहीं बोलना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और उन्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, जो बोले बस हाँ में सिर हिला देना। और बहू, हमारे घर तो मामा ससुर के सामने बहू सर उठाती ही नहीं, समझ गई ना? माँ जी, ये कैसे पॉसिबल है? अगर सर नहीं उठाऊंगी तो बात कैसे करूंगी? अरे हमारे घर में मामा ससुर से बात भी नहीं करते। जी माँ जी, और क्या, बता दीजिए सब कुछ। वैसे मामा कब आ रहे हैं? मामा रात के खाने में आ रहे हैं। वैसे अभी के लिए मैंने खाना बना लिया है, जल्दी से जाकर सारा खाना लगा दे। बहू खाना लगा देती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि बहू के हाथ में एक मूंग की दाल का पापड़ लग जाता है। लेकिन वो जैसे ही पापड़ खाती है, सास जोर से डांट देती है। ये क्या बहू, गिन के 2 पापड़ मूंग के बचे हैं घर में। पता है ना रवि मूंग के ही पापड़ खाता है, लेकिन फिर भी तू, अरे दूसरे लेना। ये बोलकर वो बहू के हाथ से पापड़ छीन लेती है। शाम को मामा आते हैं। जैसे ही खाना खाने बैठते हैं और मूंग का पापड़ उठाते हैं, बहू झट से उनके हाथ से पापड़ छीन लेती है। अब तो बहू ठान लेती है कि वो कैसे भी करके ये सास का रोक टोक खत्म करके ही रहेगी। नहीं 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 नहीं, आप ये नहीं खा सकते, क्योंकि ये पापड़ सिर्फ रवि खाते हैं। अरे 2 ही तो बचे थे, सुबह एक खा लिया, एक अभी। घर में एक बार फिर ना सुनकर मामा ससुर का पारा हाई हो जाता है और वो, मैंने इस घर में आकर ही गलती कर दी। यहाँ सिर्फ रोक टोक ही होती रहती है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये बोलकर मामा चले जाते हैं।
सास का चेहरा बहू की तरफ लाल हो जाता है। वैसे मामा बोलकर तो सही गए ना? सास समझ जाती है कि बहू का इशारा कहाँ का था। संयोगिता और उसके ससुराल वालों को आज ही पता चला है कि संयोगिता 2 बच्चों को जन्म देने वाली है। उसके घर में आज सभी बहुत खुश हैं, सिवाय उसकी ननद कामिनी के, क्योंकि कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसे अपनी भाभी की माँ बनने की खबर से रत्ती भर भी खुशी नहीं हुई। कामिनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं कि इस घर में 2 नन्हे नन्हे मेहमान आ रहे हैं? नहीं भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि ऊपर वाले ने आपको 2 बच्चे एक साथ दे दिए और मुझे एक बच्चे के लिए ही तरसा रहा है। अरे कामिनी, तुम परेशान मत हो, देखना तुम्हारी गोद में भी बच्चे खेलेंगे। संयोगिता कामिनी को समझा ही रही थी कि तभी संयोगिता की सास शीला आ जाती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे आराम की जरूरत है। कामिनी संभाल लेगी घर का सारा काम, जा। लेकिन माँ जी। अरे छोड़ ना, लेकिन चल मेरे साथ। शीला संयोगिता को वहां से ले जाती है और कामिनी को इस बात का बहुत दुख होता है। घर में हर कोई संयोगिता का ख्याल रखता, कामिनी पर कोई भी ध्यान नहीं देता। एक दिन शीला ने अपनी बहू के लिए लड्डू बनाए। अरे माँ, कितने स्वादिष्ट लड्डू हैं। ऐ कामिनी, हाथ मत लगाना इन लड्डुओं को। ये मैंने बहू के लिए बनाए हैं। आखिर वो इस घर को 2 बारिश देने वाली है। ठीक है माँ, ये लड्डू आपने भाभी के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर एक लड्डू मैं ले लूँगी तो क्या हो जाएगा? देख कामिनी, मैं तुझसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छा, तू अपने ससुराल में फ़ोन करके बोल दे कि तू कुछ दिन हमारे घर में ही रुकेगी, क्योंकि तेरी भाभी को और इस घर को मैं अकेले नहीं संभाल सकती। शीला अपनी बेटे को हुक्म सुनाकर चली जाती है। कामिनी सोचती है, जब से भाभी की माँ बनने की खबर आई है तब से घर वाले पागल हो गए हैं। मैं तो किसी को दिखाई ही नहीं देती। अब तो मुझे मायके भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो अपनी भाभी का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो कामिनी कभी माँ नहीं बन सकती, ऊपर से अपनी माँ और घर वालों के बर्ताव से उसका गुस्सा और बढ़ गया। अब वो अपनी भाभी को सबक सिखाना चाहती है और इसीलिए वो अपनी भाभी को माँ बनने नहीं देना चाहती। एक दिन कामिनी सुबह जल्दी उठकर अपनी भाभी के कमरे के सामने तेल गिरा देती है। मैंने भाभी के कमरे के आगे बहुत सारा तेल गिरा दिया है। भाभी सुबह जल्दी उठती है, कमरे से बाहर आएगी और गिर जाएगी। इस तरह ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो देखती है कि ज़मीन पर उसका भाई सौरव गिरा हुआ है। शीला उससे पूछती है, अरे बेटा, सुबह सुबह भांग खाकर आया है क्या जो गिर गया? वाह, यहाँ किसी ने तेल गिराया हुआ है, देखो मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गया। यहाँ तेल किसने गिराया होगा? भाभी गिर गया होगा गलती से। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? सही बोल रही है कामिनी। चलिए अब उठिए यहाँ से, या फिर सारा दिन यहीं लेटे रहेंगे। आज तो भाभी आपको भैया ने बचा लिया, लेकिन अगली बार आपको कौन बचाएगा? सभी वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कामिनी अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। ये लो, मैं आपके लिए पपीता लेकर आई हूँ, जल्दी से खा लो इसे। संयोगिता पपीता खाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर शीला आ जाती है। अरे बहू, ये क्या गजब कर रही हो? पपीता क्यों खा रही हो? क्या हुआ माँ जी? ये पपीता तो मुझे कामिनी ने दिया है। हाँ माँ, मैंने भाभी को पपीता दिया, उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। कामिनी, तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता होना चाहिए कि पपीता गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाता है। संयोगिता, अब से तुम मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं खाओगी। माँ, आप तो मुझे ऐसे सुना रही हो जैसे मैंने सब कुछ जानबूझकर किया हो। अरे मुझे पता है तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन आज के बाद तू मेरी इजाज़त के बिना संयोगिता को कुछ खाने को नहीं देगी। अब जा, केसर वाला दूध बना कर ला। कामिनी केसर वाला दूध बनाने चली जाती है और सोचती है, भाभी आपकी किस्मत अच्छी है, कभी भाई आपको बचा लेता है तो कभी माँ आपको बचाने दौड़ी आती है, लेकिन मैं भी ना आखिरी दम तक कोशिश करती रहूँगी। इस तरह कामिनी अपनी भाभी के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें रचती रहती।
एक दिन संयोगिता अपना सर पकड़कर बैठी थी, तभी वहां पर कामिनी आती है। भाभी क्या हुआ, आप ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हुई हो? कामिनी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से सर फटा जा रहा है। ओह, मेरे पास तो सर के दर्द की दवाई है, लेकर आऊं मैं? लेकिन कामिनी, माँ जी ने कुछ भी खाने से मना किया है ना, और वैसे भी दवाइयाँ मुझे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही खानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होता भाभी, ये तो नॉर्मल सी दर्द की दवाई है, खा लो आप। संयोगिता कामिनी के कहने पर वो दवाई खा लेती है, लेकिन ये बात सौरव को पता चल जाती है तो सौरव पूरे घर को सर पर उठा लेता है। संयोगिता, तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? माना कि सर दर्द की दवाई नॉर्मल है, लेकिन तुम्हें कोई भी दवाई डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खानी चाहिए। मैंने मना किया था कामिनी को, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। संयोगिता, कामिनी को क्या पता कि इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। देखो, अब से तुम अपना बहुत 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 ध्यान रखोगी। सौरव संयोगिता को सुनाकर वहां से चला जाता है। एक दिन संयोगिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। घर में कामिनी के अलावा कोई नहीं होता। संयोगिता कामिनी को आवाज लगाती है, कामिनी, कामिनी जल्दी से यहाँ आओ। कामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है अस्पताल जाना होगा। लगता है भाभी की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा है, घर में कोई नहीं, आप देखती हूँ भाभी की मदद करने कौन आएगा। संयोगिता दर्द की वजह से रो रही थी, लेकिन कामिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन संयोगिता की किस्मत इस बार भी अच्छी निकली। सही वक्त पर उसके सास और पति आ गए। सास ने कामिनी को उठाया और तीनों मिलकर संयोगिता को अस्पताल ले गए। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। संयोगिता और दोनों बच्चे ठीक हो बस। अरे परेशान मत हो बेटा, सब ठीक होगा। संयोगिता का ऑपरेशन चल रहा है ना। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और संयोगिता 2 प्यारे से बेटों को जन्म देती है। सब संयोगिता को बधाई देते हैं। कामिनी कहती है, बधाई हो भाभी, आप माँ बन गई। कामिनी, तुम्हें भी बधाई हो, तुम भी तो माँ बन गई। ये क्या बोल रही हो भाभी, ताने क्यों कस रही हो? मैं कैसे माँ बन गई? अरे, जब हमें पता चला था ना कि मैं जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हूँ, तो मैंने और घर वालों ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर दोनों बच्चे कुशल मंगल हो गए तो इनमें से एक बच्चा हम तुम्हें दे देंगे। हाँ कामिनी, ये सच है। तभी तो मैंने तुम्हें ससुराल जाने से रोका था कि तुम संयोगिता के साथ रहकर उसकी ममता महसूस करो। सौरव एक बच्चा उठाकर कामिनी की गोद में रखते हुए कहता है, ये लो कामिनी, आज से तुम इस बच्चे की माँ हो। हमने सुख दुख साथ बांटे हैं और ये खुशी भी हम साथ ही बांटेंगे। कामिनी बच्चा गोद में लेकर रोने लगती है और मन ही मन सोचती है, अपने ऊपर शर्म आ रही है मुझे। मैंने इन दोनों मासूम बच्चों को मारने की कोशिश की। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे। मेरे घर वाले, मेरी भाभी कितनी अच्छी हैं और मैं इन बच्चों की जान लेकर अपने घर वालों को दुख देना चाहती थी। कैसे इन सब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूं? कामिनी ये सब सोचकर मन ही मन बहुत पछता रही है। संयोगिता ने उसे जाने अनजाने उसकी नफरत का जवाब बहुत प्यार से दिया, जिससे कामिनी का हृदय परिवर्तन हो गया।